हेलो दोस्तों, चौथे यूरोपियन कंपनी के तौर पर हिंदुस्तान में व्यापार करने आई थी डेनिश कंपनी, यानी डेनमार्क के लोग। 1616 में इनकी कहानी शुरू होती है, इनका इतिहास शुरू होता है हिंदुस्तान की धरती पे। 1616 ईस्वी में डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ ने एक चार्टर जारी किया, जिसके तहत डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क और एशिया के मध्य होने वाले व्यापार पर 12 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। डेनिश जहाज सर्वप्रथम 2 वर्ष के कठिन सफर के बाद 1620 में थारंगमवाड़ी भारत पहुंचे और यहां से इन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना व्यापार का सिलसिला हिंदुस्तान और डेनमार्क के बीच। तंजावुर साम्राज्य के शासक रघुनाथ नायक ने स्वेच्छा से डेनिशों के साथ एक व्यापारिक समझौता किया, जिसमें इन्होंने 3111 रुपए के वार्षिक भूमि कर पर शहर में नियंत्रण दे दिया तथा उन्हें डेनमार्क में काली मिर्च निर्यात करने की अनुमति दी। तो यहाँ से उनको अनुमति मिल गई तंजावुर साम्राज्य से कि वो अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें तंजावुर साम्राज्य के शासक रघुनाथ नायक ने व्यापार करने की अनुमति दी थी। भारत में आगमन के बाद इन्होंने डैन्सबर्ग के किले को अपना वाणिज्यिक केंद्र बनाया। यह क्रोनबर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेनिश महल माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से उन्होंने अपना एक वाणिज्यिक केंद्र भी स्थापित कर लिया था और यहीं से वो यूरोप को अपना व्यापार या सामान भेजा करते थे। इनके उपनिवेशों ने प्रारंभिक दशकों में कुशल प्रशासन के अभाव में कोई विशेष प्रदर्शन नहीं दिखाया। इसके साथ ही अंग्रेज और डच व्यापारी इन पर नियंत्रण स्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। यानी ये जो इनके उपनिवेश थे उनको कोई अच्छा मैनेजर नहीं मिल रहा था, यानी कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था, प्रॉपर देख रेख करने वाला व्यक्ति इनको नहीं मिला था। इतने कुशल प्रशासन में ये लोग नहीं थे जितना अंग्रेज, डच या पुर्तगीज रहे थे। और यही कारण था कि डच और अंग्रेज हिंदुस्तान में इनसे पहले आ भी चुके थे और थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हो चुके थे और इनके लिए एक समस्या पैदा करते जा रहे थे, इनको व्यापार करने में परेशानी पैदा कर रहे थे। क्योंकि जितने ज़्यादा यूरोपियन कंपनी हिंदुस्तान में आएंगी, व्यापार में प्रतिस्पर्धा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये अंग्रेजों को पता था और वो नहीं चाहते थे कि और यूरोपियन कंपनी उनका एकत्व जो स्थापित हो रहा है हिंदुस्तान पे उसको समाप्त करें। इसीलिए जो भी यूरोपियन कंपनी हिंदुस्तान में आती थी, अंग्रेज उनको हटाने की भरपूर कोशिश करते रहते थे। डेनिश उपनिवेशों ने मुगल साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा 1642 में की और बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया। यानी डेनिश अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगे थे कि मुगल साम्राज्य पे उन्होंने हमला बोल दिया और जो मुगल साम्राज्य के जहाज बंगाल की खाड़ी से आते थे, व्यापारिक जहाज, उन पे हमला करना शुरू कर दिया, उन पे लूट मार करना शुरू कर दिया। 1648 में क्रिश्चियन चतुर्थ डेनिश उपनिवेश के संरक्षक का निधन हो गया तथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया बन गई। यानी जिन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी व्यापार करने की हिंदुस्तान से, अब वो समाप्त हो चुके थे। इसलिए यूरोप से होने वाला जो सपोर्ट था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और हिंदुस्तान के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कोई मैनेजमेंट था नहीं जो दूसरी यूरोपियन कंपनी से उनको बचा सके। तो यहाँ से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान से वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगा था, जबकि उन्होंने अपने को इतना एस्टेब्लिश कर लिया था कि एक मुगल साम्राज्य जैसे साम्राज्य पे वो हमला करना शुरू कर चुके थे। लेकिन 1648 आते आते उनको लगा कि अब हिंदुस्तान में परेशानी उत्पन्न होने लगेगी, क्योंकि उनका सपोर्ट यूरोप से भी ख़त्म हो गया है और हिंदुस्तान में उनके लिए उनके साथ कोई ऐसा प्रबंधन या ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है जो उनकी कंपनी को आगे ले जा सके। भारत के पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी हेनरिक फ्लूसाउ और बार्थोलोमियस जिगेनबॉक को यहाँ भेजा गया था। उच्च वर्ग के हिंदुओं ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन दोस्तों निम्न वर्ग को इसमें कुछ संभावनाएं नजर आ रही थी,
क्योंकि वो जातिगत भेदभाव से बहुत परेशान हो चुके थे। इसीलिए उच्च वर्ग के हिंदुओं ने तो इसका सीधा विरोध किया, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों ने मिशनरीज को कुछ अपने स्तर को उठाने का एक बेहतर माध्यम माना। 1755 में डेनिश निवासी अंडमान द्वीप पर पहुंचे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काली मिर्च, दालचीनी, गन्ना, कॉफी और कपास लगाने के लिए एक निर्णय लिया गया। यानी डेनिशों ने अपने स्तर पे कृषि करना हिंदुस्तान में शुरू किया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे काली मिर्च, दालचीनी, गन्ना, कॉफी और कपास उगाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन फिर भी उनका प्रबंधन उनका साथ नहीं दे रहा था और उनका प्रशासनिक जो एक वर्चस्व था, या ये कहें कि प्रशासनिक ढांचा था, वो इतना सशक्त नहीं था कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। 1845 में अपनी सारी संपत्ति उन्होंने अंग्रेजों को बेच दी और भारत से हमेशा के लिए चले गए। यानी अंग्रेजों ने उनको मजबूर कर दिया 1845 आते आते, और अंततः उन्हें अपनी सारी संपत्ति को बेच के यहाँ से जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये इतिहास था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान से व्यापार का। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।